एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को कि आज़ादी के बाद गरीबी को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, एस्टिमेशन उसका करने के लिए क्या क्या अलग अलग प्रयास करे गए सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास करे गए, सरकार का एक सिंपल सा प्रयास था। क्या जो भी प्रयास करे गए सरकार के द्वारा आने वाले डिकेड्स के अंदर आज़ादी के बाद, वो ये थे, सरकार एक कमेटी बनाती थी। कमेटी को कुछ ना कुछ एक टास्क दिया जाता था। टास्क सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारा चैप्टर भी वही है कि हमें कुछ तौर तरीके बताओ जिसकी वजह से पॉवर्टी एस्टिमेट हो सके। ये जब पॉवर्टी को कैलकुलेट कर लेते थे, एस्टिमेशन उसका कर लेते थे, कैलकुलेट कह लो चाहे एस्टिमेशन कह लो, उसके बाद ये अपनी रिकमेंडेशंस यानी कि सुझाव देते थे। सुझाव जाता था सरकार के पास। सरकार वेरियस डेटा को एनालाइज करती थी। एनालाइज करने के बाद, डेटा की एनालिसिस करने के बाद, प्रॉपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, सरकार गरीबी को दूर करने के लिए और गरीबियों के लिए एक बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती थी। क्या आज के टाइम में भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं होता किसी भी कमेटी बनने के बाद? सौगंधा शाइनी बताओ। बिल्कुल सेम स्टेप्स यही फॉलो होते हैं। सेम गरीबी के लिए स्टेप पर ऐसा था। अब देखो यहाँ पर जितने भी नाम आएंगे आपको ये याद होने चाहिए। इफ़ यू लर्न दिस टेबल, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आपको शामिल है, होगा क्या इससे? आपका गरीबी के ऊपर पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, देखो पॉवर्टी एस्टिमेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक तो होता नहीं है। अगर मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अभी एग्जाम को साइड करके मैं जनरली वैसे बता रहा हूँ, देश में हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश के सामने उठता है वो ये उठता है कि एक जगह जहाँ पर इंसान के पास रोटी नहीं है खाने को, 4-4 दिन से वो भूखा इंसान है, और दूसरी जगह पर देश ऐसा सपना देखता है कि हम सैटेलाइट भेजेंगे, हम नए प्लैनेट्स की खोज करेंगे, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑर्बिट के अंदर एक नया मिशन भेजेंगे, कुछ भी करेंगे, हम अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। जहाँ एक ऐसी बात है कि एक सैटेलाइट भेजने की बात चल रही है, अरबों खरबों डॉलर्स जिसमें खर्च हो रहे हैं, और देश में ऐसी हालत है कि कई लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को। तो यानी कि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो जाती है, क्योंकि एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। क्या पता उस पर्सन को अगर रिसोर्सेज मिलते वो IAS IPS बन जाता, वो APJ अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति बन जाता, जिससे देश की ग्रोथ को 4 चांद लग जाते। और गरीबी होने की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इंसान एज अ रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स की वेस्टेज होती है। अब इसको अगर देखना है तो हमें हर चीज़, हम हवा में बातें नहीं कर सकते, हम सेंटी नहीं हो सकते। जो देश के लेवल पर चीज़ें वर्क करती हैं उनकी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। अब इस साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए कोई लोग चाहिए, तो लोगों के इस नज़रिए को देखते, मतलब नज़रिया कह रहा हूँ मैं, कि लोग होने चाहिए जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करें। इस प्रयास के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं, स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ऐसी सरकार का एक प्रयास था। 1950s में सबसे पहला एक जो ग्रुप अब बनता है, मैं आपको जैसा कि बोल रहा था, अगर आप इस टेबल को कर लो आपके पास वेटेज बहुत अच्छी रहेगी। GS पेपर 1 में सोसाइटी में आंसर लिखने के लिए, पेपर 2 में पॉलिटी एंड स्कीम्स में आंसर लिखने के लिए, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने के लिए, ऐसे में कोई डेटा देने के लिए, और इंटरव्यू में कोई चीज़ कोट करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी नई कमेटी बनेगी, गो विद द ईयरली राउंड अप मैगजीन, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला एक स्टडी ग्रुप या एक कमेटी के तौर पर जो बना वो क्या बना, तो उसका नाम था BS मीणा का स्टडी ग्रुप, यानी कि आप ये कह सकते हो BS मीणा कमेटी। तो इसने जो डेटा कलेक्ट करा वो 1956 से 57 के बेसिस पर कलेक्ट करा। दूसरा बना ग्रुप, अभी मैं बताता हूँ कि डिटेल्स क्या इन्होंने करे और एस्टीमेट क्या करा, अभी बताता हूँ मैं इसको। लेकिन चारों की कॉमन बात है, इसलिए मैं इन चारों का नाम पहले एक साथ लेना पसंद करूँगा। MS अहलूवालिया स्टडी ग्रुप 1960 के अंदर, इसने 60 से लेकर 61 में देश में जो भी इनके पास डेटा कलेक्ट हुआ उसकी बेसिस पर इन्होंने कैलकुलेशन करी। फिर PD ओझा एस्टीमेट 1960s में, अगेन इसने 1960 से 61 की कैलकुलेशन को ध्यान में रखा। और लास्ट ग्रुप जो बना वो बना PK बर्धन स्टडी ग्रुप,
लास्ट ग्रुप इन द सेंस कि मतलब जो एक कॉमन चीज़ इन्होंने अडॉप्ट करी उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। पी के वर्धन स्टडी ग्रुप 1968 से 69। ठीक है, ये जो चारों की चारों जो कमिटीज़ थी इन्होंने सेम सोर्स ऑफ डेटा को यूज़ करा अपनी स्टडी करने के लिए, बट सेम सोर्स जो उनके पास जो सोर्स है, यानी कि जैसे भी इन्होंने पॉवर्टी जैसे निकालनी थी, हालांकि अलग अलग ईयर को ज़रूर इन्होंने की संज्ञान में लिया, लेकिन चाहे वो बी एस मीणा कमेटी हो, चाहे वो एम एस अहलूवालिया कमेटी हो, चाहे वो पी डी ओझा कमेटी हो, या फिर वो पी के वर्धन कमेटी हो, अगेन नाम है आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका नाम यही याद रखना है क्रोनोलॉजी वाइज। सबसे पहला जो हमारे देश में कोई भी एक स्टडी ग्रुप बनता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए आज़ादी के बाद, वो होता है बी एस मीणा। और सबसे पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन चाहे आज़ादी के बाद या पहले की अगर हम लोग बात करें, अगर ये वाला टर्म हम ना लिखें बीच में कि आज़ादी से पहले या बाद, तो वो थे श्री दादा भाई नौरोजी, लेकिन आज़ादी के बाद बी एस मीणा। इसको याद रखना, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन नियर एग्जाम्स। इन चारों के चारों कमिटीज़ ने सेम सोर्स ऑफ डेटा को यूज़ करा अपनी स्टडी करने के लिए, गरीबी को, गरीब लोगों की जनसंख्या को, इसको कैलकुलेट करने के लिए। बट इनके जो एस्टिमेट्स निकल कर है ना पॉवर्टी के, ये डिफरेंट इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अलग अलग मेथडोलॉजी जो यूज़ करी वो अलग अलग थी, लेकिन सोर्स इनका जो था डेटा का वो सबका सेम था। तो सबसे ज़्यादा गरीबी परसेंटेज टर्म्स में किस स्टडी ग्रुप ने रिवील करी, और ये HCR जो लिखा हुआ है, मैं पहले इसके बारे में बात करना पसंद करूंगा। दिस HCR मीन्स हेड काउंट रेशियो। कुछ नहीं होता है हेड काउंट रेशियो, सिर्फ ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, कुछ नहीं होता है, बहुत इजी है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, सिंपल, बस यही इसके वर्ड्स है, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसकी डेफिनेशन है हेड काउंट रेशियो की। एंड यही सेम डेफिनेशन होती है एक और वर्ड की जो आपको देखने को मिलेगा, ये अक्सर आप लोगों ने करंट अफेयर मैगजीन में, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में सुना होगा ये वर्ड, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। सुना होगा शायनी कि इतना हम लोग कितना सक्षम हो पाए हैं, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इस साल कितना कम हो पाया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या प्रीवियस डिकेड, है ना। ये जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होता है ना, हम लोग सिर्फ अखबारों में पढ़ लेते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते हैं ये हेड काउंट रेशियो या इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। इन दोनों चीज़ों का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज। ओके, तो इसमें से चारों स्टडी ग्रुप ने क्या रिवील करा, बी एस मीणा के स्टडी ग्रुप ने रिवील करा 65% ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, एम एस अहलूवालिया 39%, पी डी ओझा स्टडी ग्रुप 44% और पी के वर्धन 54%। सबसे ज़्यादा इनमें से किसने निकाला, बी एस मीणा 65%, सबसे कम इसमें से किसने निकाला, एम एस अहलूवालिया। अलग अलग एंगल से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, आपके पास आंसर है। ये तो हो गए स्टडी ग्रुप। अब प्रॉपर तरीके से बनेगी कमेटियाँ। 1970 से बनना शुरू होंगी कमेटी, 1971 में बनी, जिस साल इंडो पाक वॉर लड़ा गया ऑफ 1971, जिसको बांग्लादेश वॉर भी कहते हैं। बांग्लादेश का बर्थ हुआ और यहाँ शाइनी की जेबें भरना स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि हमारी शाइनी बच्चे सप्लाई करती है बांग्लादेश में। VM डांडेकर एंड नील कंठारथ कमेटी, ठीक है, VM डांडेकर एंड नील कंठारथ कमेटी, दोनों के साथ नाम है यहाँ पर, 2 मेंबर्स थे यहाँ पर, मेंबर्स और भी हो सकते हैं लेकिन 2 चेयरमैन थे, सॉरी मेंबर्स कह रहा हूँ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सरकार को 1971 में। जब सबमिट करी जाएगी तभी ऑब्वियस सी बात है सरकार तक रिकमेंडेशन पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इन्होंने जो डेटा जो लिया, इट वॉज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ 1960 टू 1961, जिस टाइम पीरियड को एम एस अहलूवालिया स्टडी ग्रुप ने और पी डी ओझा स्टडी ग्रुप ने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला हेड काउंट रेशियो, जो परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गांव में है ना, मैं अभी बीच की बात बाद में करता हूँ, पहले यहाँ इसको देखो। जो गांव में जो लोग हैं परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन वो 40% है, जो शहर में है वो 50% है।
अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं या फिर एग्जामिनर ऐसा बना सकता है कि अकॉर्डिंग टू वी एम दांडेकर कमेटी एंड नील कांथा रथ कमेटी, शहरों में अर्बन एरियाज में गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, क्या मैं बोल सकता हूँ इस कमेटी के अकॉर्डिंग? ठीक है, और कितनी ज़्यादा है? 10%। कितनी ज़्यादा है? शहरों में ज़्यादा है गरीबी एज कम्पेयर टू गाँव। अब देखो डिटेल्स ऑफ मेथड यूज्ड। इन्होंने ना सबसे पहले तो ये बोला कि देखो गरीबी ना सबसे पहले जुड़ी हुई है पेट के साथ। इंसान के पेट में रोटी नहीं पहुंच पा रही, या फिर कोई वो ऐसा काम नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से उसकी इनकम इतनी हो जाए कि वो अपने पेट में रोटी डाल सके। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो यानी कि पर्सन गरीबी से जूझ रहा है। इन्होंने फिक्स करा इसको 2250 कैलोरी इनटेक। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन लाइन, यानी कि इन्होंने 2250 कैलोरीज को एक मिनिमम कंजम्पशन लाइन माना। वेट अ मिनट, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको माना मिनिमम कंजम्पशन लाइन कि इतना तो कंज्यूम, इतनी कैलोरी तो पहुंच ही जाए पर्सन के पेट में। कितने दिन में पहुंच जाए? पर कैपिटा पर पर्सन के दिन में, एक दिन में इतनी कैलोरी पहुंच जाए, एक दिन में। ये छोटे छोटे कीवर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना सौगंधा बिस में, ये जो एक दिन या जैसे मैं ईयर और मंथ बता रहा हूँ, यहीं पर ट्रैप होते हैं स्टूडेंट्स। अब वो पूरी चीज़ें सेम दे देंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंस में मयूर गलत कर आ जाएंगे कि वो यहाँ पर मंथ लिख देंगे, वो लिख देंगे, हम वहाँ पर बैठ के सोचेंगे नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट के इतने सारे प्रेशर होते हैं वहाँ पर। सौगंधा आपको पता है ना, अगर कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस कहने के लिए होते हैं, वो 100 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 100 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 4 स्टेटमेंट, वो 400 कंसेप्ट होते हैं वो, जिसका दिमाग हमें दौड़ना चाहिए फूड वेब की तरह कि ये कनेक्शन यहाँ से, ये कनेक्शन वहाँ से, ये कनेक्शन वहाँ से। एन एबिलिटी टू से नो टू सर्टेन क्वेश्चंस in prelims also, in mains also, and in interview also. Sir or ma'am, I do not have any idea regarding this topic. ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस, मैं वापस आ रहा हूँ उसके ऊपर बोल रहा हूँ जो, एंड ऑन दैट बेसिस इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट करी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द रिक्वायर्ड मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि दो चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली इस अपनी रिकमेंडेशन में। 2250 कैलोरी इनटेक एक बेसिक या मिनिमम लाइन है हमारे सामने, जो कि पर्सन को कंज्यूम करनी चाहिए एक दिन के अंदर। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं हो जाती यहाँ पर शाइनी कि अगर पर्सन अगर इसके नीचे अगर इतना भी इनटेक नहीं कर पा रहा तो हम सीधा उसको गरीब कह देंगे। उसके बाद उसको ये भी देखा जाता है, इसके लिए इस कैलोरी को अचीव करने के लिए मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड कितना है, यानी कि पैसे कितने रिक्वायर्ड है, खर्चा कितना कर सकता है पर्सन इस कैलोरी को इनटेक करने के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिक्वायर्ड मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस कैलोरी को करने के लिए। अब रिक्वायर्ड मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीज़ों का होता है, हमें घर के बिजली के बिल भी भरने हैं, पेट्रोल भी भरवाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, घर का रेंट भी देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से क्या इंसान इतना पैसा खर्च कर पा रहा है कि वो 2250 कैलोरी एक दिन में अपने शरीर में पहुंचा सके? अगर इतना भी नहीं कर पा रहा है ना, इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि इतनी कैलोरी पहुंच सके, तो यानी कि उसकी इनकम इतनी है नहीं, और जब इनकम इतनी है नहीं तो इतनी कैलोरी का ये जो एक कोटा है इतना उसके शरीर में जा नहीं पाता है। डैट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। तो ये समझ, इस कमेटी की रिकमेंडेशन और सारी बातें समझ में कि मैं फिर से रिपीट करूं? बताओ, ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं स्टेट पीएससी में बता रहा हूँ मैं, और हम बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, इतना डीप में नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी एक एक्स्ट्रा लेवल पे एज पे रहने के लिए कर रहे हैं वाला काम। क्या आप सबको ये वाली चीज़ क्लियर है? फिर से कुछ रिपीट करूँ, आगे बढ़ूँ? रिक्वायर्ड मॉनेटरी कौन सा? हाँ, रिक्वायर्ड मॉनेटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब यार 2250 कैलोरी को इनटेक करने के लिए मयूर कुछ पैसा तो चाहिए पड़ेगा ना।
तो ये देखा जाता है अल्टीमेटली घुमा फिरा कर इस कमेटी ने क्या बोली बात, ये चाहे आप कान यहाँ से पकड़ लो चाहे वहाँ से पकड़ लो, अगर इतनी कैलोरी नहीं पहुँच पा रही है तो मयूर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है तभी तो नहीं पहुँच पा रही है। भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो शाइनी की तरह या तो कमरे में नौटंकी करके बैठ जाओ कि मुझे खाना नहीं खाना वो नहीं खाना जब तक मेरे निब्बे से मेरी शादी नहीं करवाते हो, ये एक अलग चीज़ है कि कैलोरी वो जानबूझ के नहीं पहुंचाना चाह रही है, भर भर के काजू बादाम पड़े हुए इसके किचन में, ठीक है। लेकिन नखरे अलग है कि अगर आपने मेरी उससे शादी नहीं कराई मैं बे ऑफ बंगाल में कूद जाऊंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जो कैलोरी जिसके पेट में जा नहीं पा रही है मजबूरी की वजह से, यानी कि उसके पास पैसे की कमी है। हम्म। और पैसे की कमी है इसलिए ये चीज़ इतनी कैलोरी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आप समझ गए मयूर, कांचा यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बात तो एक ही है ना, पैसा नहीं है इसलिए कैलोरी नहीं जा पा रही, कैलोरी नहीं जा पा रही है उसके पीछे रीजन है कि पैसा नहीं है। तो इस कमेटी ने दोनों चीज़ों की बात कर डाली यहाँ पर, इसलिए मैंने गोले मार रखे हैं। और ये इन्होंने क्या बोला कि ये पहुंच जाना चाहिए एक दिन के अंदर, इतना पैसा तो है हो पर्सन के पास एटलीस्ट, ठीक है। तो शाइनी अगर आप दो दो दिन तक खाना नहीं खा रहे हो वो अलग बात है ना, वो कुदरत की गरीबी नहीं है, वो रिलेशनशिप का भिखमंगापन कहते हैं उसे। कि फॉर एग्जाम्पल रो रही है राजपाल यादव जैसे शक्ल के लिए, मेरी शादी नहीं हो रही इससे। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो हमारे सामने आती है वो एक कमेटी ना होकर एक टास्क फोर्स की फॉर्म में आती है, कुछ भी कह लो बात एक ही है। अगर आप ब्रॉडर टॉपिक देखो ना, कभी इनके नाम में कंफ्यूज मत हुआ करो कि कमेटी और ग्रुप। एक बात और बता देता हूँ, मेरी ड्यूटी है ये वाली चीज़ बताना कि कल को आप ये सोचो कि आप वाई के अलाक कमेटी लिख कर आ गए और कमेटी को काटने के बाद आप टास्क फोर्स लिख रहे हो, ये बेवकूफ़ी मत करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टास्क फोर्स कह लो, कमेटी कह लो, स्टडी ग्रुप कह लो, एस्टिमेट ग्रुप कह लो, एक ही बात होती है। हम लोग ज़्यादा सोच जाते हैं इन सब चीज़ों में, एक ही बात होती है, कुछ भी लिखाओ, ठीक है। इसको ना 1977 में फॉर्म करा गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1979 में। अगर 1977 में फॉर्म करा गया था तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये पोस्ट इमरजेंसी का टाइम है ना, जनता पार्टी की सरकार है ना। 1973 से 74 इन्होंने इस टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में लिया। नाम था वाई के अलाक टास्क फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये, इसलिए माना जाता है जो जब हमारी ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी ना सीबीएसई में, जो पहला चैप्टर आता है 9वीं क्लास में, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वो वाली बुक जो है उसके अंदर जो उसके अंदर से लेकर आज तक जो हम जो पढ़ते आते हैं ना कि डिफाइन कैसे करा जाता है, कैलोरी इनटेक कैसे बोला जाता है, शहरों के लिए कितनी होती है, अर्बन के लिए कितनी होती है, जो हमारी जबान पे बैठ रखा है ना बचपन से लेकर, ये वाई के अलाक जी की द्वारा रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट जो बताई गई हैं वो उसको हम संज्ञान में लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, अब ये जो मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ ये कुछ नए पॉइंट्स नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनको 9वीं क्लास से। इन्होंने बोला रूरल एरियाज़ के लिए कैलोरी इनटेक जो होना चाहिए वो 2400 कैलोरी एक बंदे के लिए या बंदी के लिए एक दिन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वेयर शहरों के लिए 2100। इसके पीछे हम लॉजिक दे चुके हैं अलग अलग लेक्चर्स में, और इन्होंने फिक्स कर रहा तो एस्टिमेट पॉवर्टी, अगर इससे कम पर्सन लेता है तो अगे देखो मयूर वही वाली बात आ गई ना, रिक्वायर्ड मॉनिटरी असिस्टेंस वाली या मॉनिटरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली, कि अगर वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहा अगर वो करने के लिए तो इसका मतलब वो कैलोरी इतनी पहुंचेंगी नहीं, और कैलोरी अगर इतनी ले नहीं पा रहा, बात घुमा करा के वही है कि इतना पैसा होगा नहीं। लॉजिक ये यूज़ करा गया, जानने वाली बात ये है कि सोचो ज़रा ये जो कैलोरी इनटेक जो रखा गया, जो ये रखा गया कैलोरी इनटेक, ये गांव के लोगों के लिए रखा गया 2400 और शहर के लोगों के लिए अर्बन एरिया के लिए रखा गया 2100। ऐसा क्यों, ये कम क्यों? क्योंकि लॉजिक ये दिया गया कि गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं देन देयर अर्बन काउंटर पार्ट, ठीक है। कैसा फिजिकल वर्क? हाँ, कैटल रेयरिंग, एग्रीकल्चर वगैरह, है ना। और क्यों ना यार, मतलब
और फिर उसके बाद यार ये कैलोरी रिक्वायरमेंट क्यों ना रखें हम लोग ज़्यादा उसके लिए, क्यों शाइनी, बच्चे भी तो ज़्यादा होते हैं, सेक्स भी तो ज़्यादा करते हैं, वहाँ नहीं, हाँ वहाँ नहीं वेस्ट होगी कैलोरी। बात घुमा फिरा के वो है ना, बात करो तो सारे एंगल से करो। तो हेल्थ और एजुकेशन वर नॉट टेकन इन टू अकाउंट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ये जो वाई के अलग टास्क फोर्स है, इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को संज्ञान में नहीं लिया था। जबकि ये चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है, हम हमेशा बात कर रहे हैं ना इस चैप्टर में अंदर कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ क्या है। हम लोग बोलते हैं फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, प्लस हम लोग बोलते हैं ना बार बार हेल्थ एंड एजुकेशन। इन्होंने इस वाले पैरामीटर को संज्ञान में नहीं लिया, पता है क्या बोलकर, रीज़न देखना, ऑन द अजम्पशन डैट सरकार इसका ख्याल रख लेगी। इसके लिए तो सरकार बंदोबस्त प्रबंध कर ही देती है। अब डीटी लकड़वाला कमेटी, डीटी लकड़वाला कमेटी, कई लोग इसको लकड़वाला कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पहचानना आना चाहिए, याद आना चाहिए बस। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया इन 1989 और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1993। और इन्होंने टाइम पीरियड को यूज़ करा फ्रॉम 1973 टू 74, सेम वाई के अलग कमेटी वाला। पहले तो कॉमन चीज़ें जानते हैं। इन्होंने जो कैलोरी इनटेक वाली जो बात करी वो यही करी कि जो पर पर्सन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो होना चाहिए 2400 फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 फॉर अर्बन एरियाज। अब शाइनी ये कितने दिनों के लिए होना चाहिए, हर हफ्ते में, पर डे, ठीक है। इस कमेटी ने यूआरपी मेथड को यूज़ करा अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ये यूआरपी प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम इसकी बात कर चुके हैं, यूआरपी की, यूनिफॉर्म रेफरेंस और रिकॉल पीरियड। ये यूज़ होता था 1993 से लेकर 1994 तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट जो करा जाता है एनएसएसओ के द्वारा, वो यूआरपी के ऊपर बेस्ड होता था। अंडर यूआरपी सभी के सभी आइटम्स के लिए कंजम्पशन डेटा कलेक्ट करा जाता था 30 दिन के रिकॉल पीरियड पर। जब यूआरपी अप्लाई करा जाता था तो हाउस होल्ड को सर्वे करा जाता था कि उन्होंने क्या क्या आइटम्स, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करी हैं पिछले एक महीने के अंदर, जब से वो सर्वे होने उनके घर घर दरवाजे दरवाजे आया है। 30 दिन की बात है कुल मिलाकर, यहाँ पर 30 दिन का एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इन्होंने यूआरपी को यूज़ करा टू कलेक्ट डेटा। यही वाले यूआरपी की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला यूआरपी, ओके। उसके बाद ये जो कमेटी है इसने रिकमेंड करा स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, यानी कि इस कमेटी ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस कमेटी ने बोला पूरे हिंदुस्तान की गरीबी को मत देखो। यहां पर जो गरीबी है ना, इसे काइंड ऑफ अलग अलग हिस्सों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से देखो। इधर गरीबी कितनी, इधर कितनी, इधर कितनी, इस बेसिस पे देखो गरीबी को। ऐसे देखो गरीबी को। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन की बात करी इसने, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, ओके। उसके बाद एज पर द रिपोर्ट पॉवर्टी लाइन इन्होंने बोला उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। जो डीटी लकड़वाला कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बोला गया कि हमें पॉवर्टी लाइन को अपडेट करने की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर जो है रूरल एरियाज में, इस इंडेक्स के बेसिस पर,
और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि अर्बन एरियाज भी यूज़ होता है उसके बेसिस पर। अब आप कहोगे सर ये क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं जानना। ये उस ज़माने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, हमें इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है। इन्होंने अपने रेफरेंस में बस ये बोला था कि पॉवर्टी लाइन जो है वो अपडेट होनी चाहिए। क्या ये वाली बात लागू थोड़ी ना हो गई है? समझ रहे हो ना शाइनी, ये सारी चीज़ें तो सरकार को रिकमेंडेशन दे रही है ना कमेटी, जिसके लिए पर्पज से गठित करा गया इसको, कोई लागू थोड़ी ना हो गया है ना। हाँ, मैं ऊपर एक बात आपको और बताना भूल गया। जो वाई के अलग टास्क फोर्स थी या वाई के अलग कमेटी कह लो, इसने क्या बोला, एस्टिमेट्स इसके जो हेड काउंट रेशियो निकला वो क्या निकला, ये सेम निकला जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। रूरल एरियाज के लिए 40%, अर्बन एरियाज के लिए 50%। बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पर डैश इन्होंने इसलिए डाल दिया, बिल्कुल ये सेम, यही डेटा। उसके बाद ये डीटी लड्डावाला कमेटी, इसने बोला पूरे भारतवर्ष के अंदर 54.9% यानी कि ऑलमोस्ट 55% परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है लगभग। सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी के एस्पिरेंट पढ़ते हैं और सिर्फ यही पढ़ते हैं बेचारे, और तो कोई जानते ही नहीं आगे पीछे, तेंदुलकर कमेटी। अब ये कौन सा तेंदुलकर शैनी, सचिन तेंदुलकर? अरे वही होगा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया 2005 में और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2009 में। टाइम पीरियड कौन सा लिया गया इसके द्वारा, 2004-05। क्या बोला इसने, इस कमेटी ने सबसे बड़ी बात तो आप याद रखना कि कोई भी पॉवर्टी लाइन नहीं थी। कई लोग ये समझते हैं इसमें कि क्योंकि ये पॉवर्टी के ऊपर बनी हुई थी और इतनी लेटेस्ट कमेटी है 2004-05 की, साल 2005 और 9 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, 21st सेंचुरी की कमेटी है, तो इसने पॉवर्टी लाइन दी होगी। इसने कमेटी ने नहीं बात करी, पॉवर्टी लाइन इसने कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करी। इट अडॉप्टेड द ऑफिशियली मेजर्ड अर्बन पॉवर्टी लाइन। अब आप कहोगे कि अभी तो आप बोल रहे हो इसने पॉवर्टी लाइन खुद से नहीं बनाई, खुद से बिल्कुल नहीं बनाई इसने अडॉप्ट कर ली वो पॉवर्टी लाइन 2004-05 के बेसिस पर, जो कि इससे पहले वाली कमेटी, ये वाली डीटी लड्डावाला ने जिस हिसाब से पॉवर्टी लाइन को मेजर करा था वो मेथोडोलॉजी इसने कैलकुलेट करी। सबसे पहले तो तेंदुलकर कमेटी ने, जो कि सुरेश तेंदुलकर जी की अध्यक्षता में बनी थी, और फिर इस लड्डेवाला मेथोडोलॉजी से जो पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर कमेटी के पास निकल कर आई, इस पॉवर्टी लाइन को कन्वर्ट करा गया। लड्डेवाला ने क्या करा था, अपनी पॉवर्टी लाइन में यूआरपी को यूज करा था। तेंदुलकर कमेटी ने एमआरपी को यूज कर लिया। और ये एमआरपी में क्या होता है, एमआरपी में यहां पर हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं 5 नॉन फूड आइटम्स के लिए, क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस, 1 साल के लिए। और कंजम्पशन डेटा लेते हैं फॉर द रिमेनिंग आइटम्स कलेक्टेड फॉर अ 30 ईयर रिकॉल पीरियड, यानी कि 365 डेज प्लस 30 डेज, 1 साल प्लस 1 महीना। इसके टाइम पीरियड पर हम ये चीज़ें देखते हैं। और करेंटली सारे के सारे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर, कि वो एमआरपी मेथड में निकाले जाते हैं। दिस इज नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होती है मिक्स रेफरेंस और रिकॉल पीरियड, हमने पढ़ा था इसको डिटेल में। ओके, तो इन्होंने इसको यूज करा। उसके बाद प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एजुकेशन, इसको भी संज्ञान में लिया गया। कौन सी कमेटी ने बिल्कुल तरीके से धुतकार दिया था इसे, वाई के अलग कमेटी ने, कि इसको तो सरकार देख ही लेती है। लेकिन यहां पर ये देखा गया, देखो यहां पर ये देखा गया, इसने तो बोल दिया था कि गवर्नमेंट वो टेक केयर ऑफ देम, लेकिन यहां पर ये बोल दिया गया, देखो कई लोग होते हैं वो सरकारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना रहते हैं, उनका प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है।
हम सब जो पढ़े हैं, हमने अभी तक जितनी शिक्षा लिया है या हेल्थ के ऊपर जितना खर्चा करा है, अपनी जेब से ही तो जाता है। बताओ, है ना। उसके बाद यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है, इसको यूज करा गया था फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जाने की समझने की कोशिश करो। एक पॉवर्टी लाइन बास्केट मतलब बनाई गई यूनिफॉर्म तरीके से, कि मतलब जैसे मतलब मान लो जैसे, अब ये चीज़ कैसे बनाई गई मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने स्टडी करा इसको। हम लोग ये कहते हैं ना, जैसे अक्सर एक बात हमने डिस्कस करी थी शाइनी, कि कई लोग अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो रूरल एरिया से आकर ये सोच रहे हैं कि वो दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में कमाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में फिर खर्चे भी तो बहुत ज़्यादा है। वही सोच रहे हैं कि गाँव में उनको साधन नहीं मिल पा रहे, और दिल्ली वाले ये सोच रहे हैं कि चलो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, चीज़ें ज़्यादा नहीं है, लेकिन खर्चे ही क्या है गाँव के लोगों के पास। लेकिन अगर दोनों मेंटेलिटी अगर अपनी अपनी जगह ठीक है, तो फिर दोनों जगह गरीबी क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, बताओ, शहर में भी और गांव में भी, है कि नहीं। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म तरीके से अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाई जाती है, जिसको यूज करा जाता है दोनों रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। यानी कि कोई एक चीज अगर वो अर्बन एरिया में इतने की पड़ रही है, तो क्या अर्बन शहर का आदमी उसे अफोर्ड कर पा रहा है, और यही चीज अगर रूरल एरिया में रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए अगर जरूरी हो, तो क्या गांव में आदमी खरीद पाएगा इसको। ऐसी एक अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाई गई यूनिफॉर्म बेसिस पर। अब इसने एस्टिमेट्स क्या निकाले, हेड काउंट रेशियो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है गरीबी में है। इसने बोला पूरे हिंदुस्तान में तो देखो 37.2% है, और ये जो फिगर था दिस वॉज मच मोर देन 61st राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जो कैलकुलेट करा था, उसने बोला था 21.8% है हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी फिगर। उससे कहीं ज़्यादा इसने बोला, लगभग 15% ज़्यादा बताया। हम देखते हैं ये जो बात चल रही है 61st राउंड ऑफ NSSO वर्सेस तेंदुलकर कमेटी। इसमें कौन सा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। सुरेश 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 तेंदुलकर, नॉट सुरेश रैना तेंदुलकर, ठीक है। 61st राउंड ऑफ NSSO ये 2004-5 में कंडक्ट हुआ था। एज पर दिस राउंड, अब ये जो होता है ये राउंड कोई WWE का मैच नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सर्वे काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर जो पॉवर्टी यानी कि हेड काउंट रेशियो जो है, हेड काउंट रेशियो अगर मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको एस्टिमेट करा गया कि दिस इज समथिंग अराउंड 28.31% एज पर URP, एज पर दिस यूनिफॉर्म रेफरेंस और रिकॉल पीरियड। और अगर हम MRP से निकालें तो इट इज 21.8%, यानी कि अगर हम मिक्स रेफरेंस या रिकॉल पीरियड से निकालें तो इट इज 21.8%। लेकिन तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो बहुत ज़्यादा हायर निकली। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो निकली 37.2%, और जबकि उन्होंने MRP को ही यूज़ करा, और जब NSSO ने यूज़ करा तो वो 21.8% थी MRP के मेथड के अकॉर्डिंग। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, जो एस्टिमेट निकला इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का, वही वाली बात है मैंने अभी आपको बताई थोड़े टाइम पहले शाइनी, है ना। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन सेम चीज़ है, चाहे हेड काउंट रेशियो बोल लो चाहे ये बोल लो। जो तेंदुलकर कमेटी ने निकाला इतने इतने प्राइजेस के बेसिस पर, और ये वाले प्राइजेस के बेसिस पर 2004-5 और 1983 टू 1984, ये बहुत हायर फिगर निकला तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। हाउएवर एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि किस हद तक गरीबी कम हुई है। देखो हम यही चीज़ थोड़ी ना देखते रहेंगे कि मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ये कितने हैं, हमें सक्सेस भी तो देखनी है कि कितना कम हुई है। गरीबी कम करना ही तो हमारा एक सक्सेस रेशियो है, यही तो जब इसको देखा गया ना एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक किस डिग्री तक पॉवर्टी जो है उसमें रिडक्शन आया है,
जो कि तेंदुलकर कमेटी ने फाउंड करा गया है, वो बिल्कुल सेम निकला एनएसएसओ के कंपैरिजन में। जैसा मतलब जितना नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने बताया ना कि इस हद तक गरीबी कम भी हुई है इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस डिकेड, उतने तेंदुलकर कमेटी ने भी बताया। उसके बाद ये ये कमेटी इसलिए फॉर्म हुआ कि सरकार के पास जब डेटा ही नहीं होगा तो गरीबों के लिए और गरीबी को देश से कम करने के लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे सही अमाउंट में। टारगेटेड स्कीम्स और टारगेटेड पॉलिसी बनेगी कैसे उस सेक्शन को या उस सेक्शन की गरीबी को दूर करने के लिए। और हमारे देश में हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी को भी एंजॉय करें। रिच और पुअर के बीच में जो गैप को रिड्यूस करना है, हर एक कंट्री का जो एम होता है, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बनाना, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना, ये हो नहीं पाएगा फिर बिना इसके, क्योंकि ये फिर गरीबी जो है ना छुप कर रह जाएगी और सरकार तक कभी बात पहुंच पाएगी। सरकार यही सोचती रहेगी सब लोग देश में खुश हैं, जीडीपी तो बढ़ी रही है, अमीर लोग कंट्रीब्यूट कर तो रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ में, लेकिन बहुत सारे सेक्शंस का भला नहीं हो पाएगा। समझ गए? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड टाइम रूल नहीं है। वक्त के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, जज्बातों के हिसाब से बनती है कमेटी ये, बस ये वाली बात है। जैसे यूपीएससी के ऊपर फॉर एग्जांपल मान लो जब कमेटी बनी थी पिछली बार तो उन्होंने अटैम्प्ट बढ़ा दी थी, 4 से 6 अटैम्प्ट कर दी। अब मान लो कि कल को बहुत सारी कमेटीज़ हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि ऑप्शनल हटा दिया जाए, इंटरव्यू हटा दिया जाए, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम कर दिए जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ हाँ, हर फील्ड में कमेटी होती है। जैसे अगर आप आईएएस बनोगे ना, आईएएस से आईपीएस, जनरली 90% केसेस में आईएएस और 10% केसेस में आईपीएस, आपके नाम पर पक्का कोई ना कोई फ्यूचर में कमेटी बनेगी इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर योर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका करियर काफ़ी अच्छा रहा है सेक्रेटेरिएट में आने के बाद, तो आपके नाम पर कोई ना कोई एक कमेटी ज़रूर बनती है कि इसके बारे में, इसकी चेंजेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, मतलब आप रिकमेंडेशन दो या कुछ भी दो। तो वही वाली बात है कि अभी आप इनको पढ़ रहे हो तो कुछ सालों बाद बच्चे आपको गाली देंगे कि अब ये चक्रवर्ती कमेटी बनी थी बेफालतू की। ठीक है वो तो याद हो जाएगा कमेटी का, लेकिन वो जो डिटेल्स होंगी ये वाली, ये कैसे याद होगी चक्रवर्ती ने बोला क्या क्या। रंगराजन कमेटी, इसको 2012 में कॉन्स्टिट्यूट करा गया और इसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना, इससे देख सकते हैं यूपीए की सरकार रही है ना, और इलेक्शन ईयर में 2011-12 के डेटा को उसने कैलकुलेट करा। डिटेल्स क्या थे इसके मेथड्स के? दे यूज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी सेपरेटली। इन्होंने बोला देखो, गांव की गरीबी को अलग तरीके से देखो और शहर की गरीबी को अलग तरीके से देखो, सिमिलर जैसा कि लगडे वाला कमेटी ने करा था। ठीक है, इन्होंने फूड और नॉन फूड आइटम्स के जो एक्सपेंडिचर हैं इनको भी संज्ञान में लिया कि यहाँ पर भी खर्चा कितना आता है। ठीक है, और ये फूड और नॉन फूड वाली बात यहीं से, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था एमआरपी में, नॉन फूड आइटम क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, जो भी चीज़ें खर्चा आता है। हाँ, क्या बोल रहे हो मयूर? हाँ हाँ हाँ, एंड दे यूज द एमएमआरपी मेथड इंस्टेड ऑफ द एमआरपी मेथड। जो तीसरा मेथड था वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर 365 दिन, एक महीने के अलावा एक हफ्ते की चीज़ों को भी देखा जाता है कि वहाँ पर खर्चा कितना हो। जैसे शाइनी का ये मछली, सुगंधा का अंडा, बिस्मे का मीट, ये सारी चीज़ें, और अनुज का इंटॉक्सिकेंट्स, नशा पदार्थ। ठीक है, तो पॉवर्टी वॉज बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑफ 5। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये बोला कि देखो एक परिवार के अंदर ऐसा मान के चलो कि 5 लोग हैं ही हैं। ठीक है, एक महीने के अंदर उन पांचों का जो भी खर्चा है, जैसे
बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, या फिर किसी क्या मतलब काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जो पैसे लगते हैं, या घर पे जो राशन आता है, या कोई भी कुछ खाता है, घर में कोई बुज़ुर्ग साथ में रह रहा है उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, या जो भी चीज़ है, या फिर हस्बैंड वाइफ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो चॉकलेट्स ला रहा है अपनी बंदी के लिए, कोई भी चीज़ें ऐसी रोमांटिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे खर्चा तो होएगा ही होगा ना। तो पॉवर्टी वॉज बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5, और यहाँ पर इंडिविजुअल की तरह नहीं देखा गया जैसा कि तेंदुलकर कमेटी ने करा था, यानी कि इन्होंने ना पूरे परिवार को लिया और ऐसा माना कि परिवार में मान के चलो कि 5 लोग तो है ही हैं, और यहाँ पर तीनों चीज़ों को लिया गया पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। जब हम बात करें कैलोरी की, तो उन्होंने कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और फैट, कि पर्सन सिर्फ कैलोरी के नाम पे कुछ भी नहीं खा लेता है। अब कैलोरी किसी ना किसी फॉर्म से, तो एक बार बताओ शाइनी, गोलगप्पे से भी मिल जाएगी, मैगी से भी मिल जाएगी, मोमोज से भी मिलेगी। हाँ, अब हमारी शाइनी मोमोज खा लेती है इतने सारे, ये सोचकर कि भैया मछली वाले मोमोज बना दो, कि मछली का तो कम से कम वो मिले, प्रोटीन मिले। शाइनी सुपर खुश है, सुपर खुश, सब्जियां वब्जियां काट के मैगी में वो खाती है, और ये सोचकर खुश कि वेजिटेबल मैगी तो खाई कम से कम। क्या हो गया बे, पाप थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, बे ऑफ बंगाल की कसम। तो ऑल थ्री, कैलोरी, प्रोटीन और फैट, इसको देखा जाता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना कि अगर एक तरीके का अगर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाता रहे तो ये भी चीज़ खतरनाक होती है। मिड डे मील स्कीम में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग चीज़ें मिलें। अगर आप सिर्फ रोटी खाते रहो ना जिंदगी भर, सिर्फ चावल खाते रहो, ये भी आपकी बॉडी में जाकर कोई ना कोई बीमारी बना सकते हैं लॉन्ग टाइम में। बताओ जरा, मुझे गलत बोल रहा हूँ तो। अगर सिर्फ एक तरीके का अनाज खाते रहो, इसलिए कहते हैं कि अनाज चेंज कर करके खाना चाहिए, मल्टीपल न्यूट्रिशन अलग तरीके मिलने चाहिए। अब आई थिंक वो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, आई थिंक ये पता नहीं कौन, जिनको चावल मना होते हैं, कौन होते हैं वो पेशेंट, डायबिटिक जो होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है, ये रीज़न होता है आई थिंक, है ना। तो एक बार बताओ जरा, अब हम तो चावल खाते हैं मतलब वो करके, अब नॉर्थ इंडियंस को तो, साउथ इंडियंस का तो पेट ही नहीं भरता चावल के बिना, लेकिन सिर्फ अगर वही खाते रहोगे तो बीमारी बन सकती है। और इन्होंने कितना बोला कि इन सब चीज़ों के लिहाज से कितनी है गरीबी इंडिया में 2014 तक, 29.5%। अब कंपेयर करते हैं दो सबसे बड़ी कमेटी को, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2009 में, इन्होंने 14 में। यहाँ पर कैपिटा मंथली इनकम को यूज, एक्सपेंडिचर को यूज़ करा गया, यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर को तो यूज़ करा गया, लेकिन पर कैपिटा मतलब पर पर्सन नहीं करा गया। रंगराजन कमेटी में फैमिली जो 5 बंदों की है उसको करा गया कंबाइंडली। इन्होंने एमआरपी मेथड को यूज़ करा, यानी कि 1 ईयर प्लस 1 मंथ। इन्होंने एमएमआरपी को यूज़ करा, 1 ईयर प्लस 1 मंथ प्लस 7 डेज, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि। एंड एमएमआरपी क्या है, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस और रिकॉल पीरियड। हम डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में, अभी तक आपको ये लर्न होना चाहिए, टिप्स भी होना चाहिए। सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू जो थी तेंदुलकर कमेटी के द्वारा, इसको यूज़ करा गया इन इवेल्युएटिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, ये बोला गया कि कैलोरी अपने आप में कोई कुछ नहीं होता है, कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक्सपेंडिचर में लो। क्योंकि देखो ना, मतलब ऐसा मान लो कि यार हर परिवार में देखो ऐसा होता है कि हर कोई ये चाहता है, रोटी अगर थाली में रखी जा रही है ना, मतलब बिल्कुल आम आदमी की तरह बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गरीबी यहाँ पर देखी गई तो आम आदमी के परस्पेक्टिव से देखी गई। हर कोई ये चाहता है कि अगर थाली में रोटी अगर आ रही हैं, दो फुलके आ रहे हैं, कुछ भी बोल लो, जो बोलते पराठे बोल लो, उसमें घी या मक्खन थोड़ा सा लगाओ। बताओ, हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता ये? या नहीं भी चाहते हो तो ये चीज़ होता है कि नहीं होता? लोग लाड़ में ही, प्यार में ही, आपको भले ही घी मना है वो मना है, लेकिन लोग तो ये सोचते हैं ना कि इसको तो और खिलाओ, है ना, बेटा पतला है, बेटी पतली है। अब उनको क्या पता बेटा बेटी मयूर कहाँ कैलोरी बुझा रहे हैं, क्यों पतले हैं। एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी जो कि डिराइव करेगी तेंदुलकर कमेटी के द्वारा, वो करेगी 37.2%,
बेस्ड ऑन 2004 to 5 डेटा। एंड यहाँ पर जो पॉवर्टी एस्टिमेट करी गई रंगराजन कमेटी के द्वारा वो करेगी 29.5% बेस्ड ऑन 2011 to 12 डेटा। तेंदुलकर कमेटी ने यूज करा ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को, अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी को देखने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड तरीके से ऑल इंडिया नहीं यूज करा, इन्होंने रूरल पॉवर्टी को अलग करके देखा, अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को अलग करके देखा सेपरेट तरीके से। बाद में प्लानिंग कमीशन ने भी एस्टिमेट करा पॉवर्टी रेशियोज को साल 2009 और 10 और 2011-12 के बेसिस पर, तेंदुलकर मेथड और रंगराजन मेथड को सेपरेटली यूज़ करके, और रिजल्ट ऐसे थे। जब प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर मेथड को देखा तो उन्होंने देखा साल 2009-10 में 29.8% पॉवर्टी निकल कर आई, रंगराजन मेथड से 38.2 निकल कर आई। फिर 11-12 का देखा तो 21.9 निकल कर आई तेंदुलकर से उनके मेथड से, और रंगराजन मेथड से 29.5%। कितनी पॉवर्टी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, ये वाली एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एनएसएसओ के डेटा में पॉवर्टी कम कितनी हुई है बीते हुए कुछ सालों के अंदर, तो ये देखा गया तेंदुलकर मेथड के अकॉर्डिंग 7.9% कम हुई है, रंगराजन मेथड के अकॉर्डिंग 8.7% कम हुई है। तो हम ये बता सकते हैं दस इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट ऑल इंडिया पॉवर्टी रेशियो जो कि डिराइव करा गया रंगराजन मेथड से दोनों के दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए, चाहे 2009-10 के लिए चाहे 11-12 के लिए, वो हायर अमाउंट पे निकला कि ज़्यादा। रंगराजन कमेटी हमें ये बताती है कि गरीबी ज़्यादा रही है दो फाइनेंशियल ईयर में, 9-10 में और 11-12 में। तेंदुलकर कमेटी हमें रंगराजन कमेटी के कंपैरिजन में कम बताती है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है एक इंटरप्रिटेशन वो भी देना पसंद करूँगा। रंगराजन कमेटी ये तो बताती है कि गरीबी जो है वो, गरीबी का जो परसेंटेज रहा है वो ज़्यादा रहा है इन दो फाइनेंशियल ईयर्स में, साल 2009, 2010 एंड 2011 एंड 2012। लेकिन इसके साथ साथ रंगराजन कमेटी ये भी बताती है कि गरीबी जो है वो प्रीवियस कुछ डिकेड्स के अंदर कम भी बड़ी तेज़ी से हुई है। तेंदुलकर कमेटी बताती है सिर्फ 7.9% कम हुई है, और रंगराजन कमेटी बताती है 8.7% कम हुई है। क्या आप सबको ये सारी की सारी कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें समझ में आई अच्छे तरीके से? बताओ। यार कैलोरी इनटेक ऐसे ही करा जाता है कि ये दे बेसिकली क्या होता है कि जब ये कमेटी बनती है ना, अब ये कमेटी को अगर आप ये ध्यान से देखो ना, मैं बताता हूँ, ये देखो 89 से होते होते 93, 4 साल लग गए इनको सबमिट करने में रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा अच्छी टीम बनाकर प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि इंसान रोटी खा रहा है। अब ना प्रैक्टिकल चीज़ें भी करी जाती हैं कि मान लो कि हमारी कमेटी बनी है, हम सबकी कमेटी बनी है, दुबे कमेटी, मैं चेयरमैन, तुम सब मेंबर्स उसके। अब मैं ये कहूँ कि चलो कल ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद थाली में रोटी रखते हैं, और हम ये देखते हैं कि अगर हम एक रोटी खाएंगे तो हम कितनी देर तक, मतलब हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती और हम एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 2 रोटी खाएंगे तो क्या होता है, और ये एक रोटी खाने के बाद कैलोरी इनटेक वगैरह मिली कितनी इससे हमें मिल रही है, क्या मिल रही है। यानी कि प्रॉपर अगर, अब जैसे हर कमेटी के साथ ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन उसको काम क्या दिया गया। यहाँ पर इसका मैंडेट क्या था, पॉवर्टी एस्टिमेशन वगैरह। अब इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन देखा कि गरीबी भाई भूख से तो रिलेटेड है ही ना, गरीबी भूख से तो रिलेटेड है ही कैसे ना कैसे करके। ये तो कॉमन फिनोमेना है पूरे ग्लोब का कि जहाँ गरीबी जिस भी कंट्री के अंदर, बताओ शायनी, खाना एक बहुत बड़ी किल्लत है, इसका मतलब है ना, कमी है। तो यहाँ पर ना कुल मिलाकर एक आप ऐसा कह सकते हो कि साइंटिफिक बेसिस पर ये भी चीज़ देखी जाती है, और आप बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा कि डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करा जाता है कि सर आप बताइए ज़रा, जब हम एक रोटी की चपाती खाते हैं, जब इतना कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं या कुछ भी वीट लेते हैं, तो हमें कितना कैलोरी मिल सकता है इससे, उसके बेसिस पर ये चीज़ बताई जाती है। अब जैसे जब ये कमिटीज़ आगे आगे बढ़ती ना, साल एडवांस होता रहा, तो इन्होंने ये बोला यार एक बार बताओ, अगर ये जो 2400 कैलोरी है गाँव के लोगों के लिए और 2100 जो कैलोरी हैं, तो ये तो चलो हमें वो मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ फिर जैसे ये रंगराजन कमेटी ने काफ़ी एक एडवांस चीज़ दी,
या प्रोटीन और फैट भी तो ज़रूरी है फिर यार। ये जिसको किसी को कोई बीमारी बता दी गई हो डॉक्टर के द्वारा, वो करके द्वारा, तो कभी कभार देखो, कभी कभार तो डॉक्टर भी खुद भी बोलता है कि अगर आपके फैमिली में चिकन नहीं खाया जाता, वो नहीं खाया जाता, लेकिन अभी जो इनका ऑपरेशन होने जा रहा है उससे पहले इनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी, इनको फैट चाहिए, तो इनको ना चिकन खिलाओ, नॉनवेज खिलाओ। बोलते ना, बोलता किसी ने, मतलब बोलता है ना किसी ने किसी चीज़ों में कि इनको खाना पड़ेगा, वरना इनके अंदर उसके बाद वीकनेस बहुत हो जाएगी। इनका हीमोग्लोबिन वैसे ही कम है बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग ये बता रहे हो कि इतने टाइम से ये दूध पी रही हैं, लस्सी पी रही हैं, या पी रहा है, या ये पनीर खा रहे हैं, अगर उतना प्रोटीन एकदम से नहीं मिल पा रहा है इनको सोयाबीन वगैरह की वजह से, तो प्रोटीन खिलाओ। अब कैलोरी इनटेक तो नॉर्मल बात कर दूं मैं, 100 बातों की एक बात शाइनी, कैलोरी इनटेक तो गीता और बबीता को तो आराम से रोटी से भी मिल रहा था, लेकिन उनको पहलवान बनना था, तो उनके बाप ने उनको चिकन खिलाया प्रोटीन एंड फैट के लिए। और वो लड़ता है इस चीज़ के लिए घर में, आमिर खान, दंगल मूवी की बात कर रहा हूँ, कि समझाकर पहलवानों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। समझे? ये कहाँ ये, मतलब ये कौन सा इंडिविजुअल कितना कर रहा है, मतलब 1% को होना चाहिए कि मतलब उसके हिसाब से कि वहां पर काम कितना होता है, कि वो सर्वाइव कितना कर सके, कि जब इतनी कैलोरी जाती है तो रोज जी पा रहा है कि नहीं जी पा रहा। नहीं, ये पता नहीं लगाते, हमें पर्सन के पास नहीं जाना है, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 2400 भी अफोर्ड डेली नहीं कर पा रहा है, एक दिन यार, एक बार बताओ, गांव में कोई ना, आ, उसको क्या कहते हैं, आई थिंक आप लोग जानते नहीं होगे, गांव पे कोई एक पंगत हुई जैसे, मतलब मान लो कोई एक कहीं दावत पे बुलाया गया, एक दिन तो खाया है जाकर, तो 2400 क्या, 24,000 मिल गई कैलोरी, ठीक है। अगले दिन लेकिन इतना इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, या 3-4 दिन तक नहीं हो पा रहा, ये लेवल बरकरार रहना चाहिए। ये चीज़ ये देखी जाती है सैनिक कि अगर 2400 डेली अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना, तो वो पीपीएल है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है इसका, फिर वो नहीं, ये एक एस्टिमेशन दे रखी है कि 2400 तो मिलना ही चाहिए पर्सन को, अगर इतना भी नहीं मिल पा रहा तो उसका गुजारा करने के लिए भी, ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए भी इतना नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये सारी रिकमेंडेशन है, समझ रहे हो, कि इतना होना चाहिए। अब जब ये इतना, मैं बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, जब इतना हो जाएगा, शार्ट लेडी भीम, जब इतना हो जाएगा, ये रिकमेंडेशन जब है, अब इसके बाद ना सरकार का काम आप कैसे भूल गए, सरकार अब बनाएगी ना पॉलिसी, इतनी कैलोरी इनटेक करवाने का काम बच्चों को सरकार कर तो रही है मिड डे मील स्कीम में, या जिन बुजुर्गों को जो आश्रम है या कहीं पर भी है, उधर टिफिन सेंटर सर्विस चलाए जा रहे हैं, जिनका कोई भी नहीं रह गया, कुछ भी है। अब ये भी नहीं होता है ना, जैसे कहीं पर भी ये जो स्कीम चल रही है, जैसे काइंड ऑफ मान लो कि इतना अगर आप पेट भर के खा रहे हो, तो उसका आपने 2400 कैलोरी से ज़्यादा इंटेक कर लिया इसका अंदर। एक सेकंड, अगर आपको चुन चुन कर दिया जाए ना, अगर जैसे मतलब मान लो जो लोग जो लड़कियां मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि पीजी में रह रही हैं शाइनी, ठीक है, अब उनको जो आंटी बनाकर देकर गई है, अब उनको वही खाना है, वो खाना है, अब भूख लगे भी, या एक्स्ट्रा किसी दिन ज़्यादा मेहनत कर ली और रात को भूख लग रही है अब, लेकिन पता है कि सुबह बिहार नाश्ते में भी वही बनना है और कल दोपहर में जाके खाना मिलेगा अब, तो फिर अपने पैसों से फिर यार खाओ यार, वो करो, क्यों? क्योंकि कैलोरी इनटेक बॉडी में भी कम है जितनी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो कैलोरी इनटेक जो होती है ना, कह रहे हो कि निकाली कैसे जाती है, या फिर ये देखा कैसे जाता है, मतलब वो करके इन्होंने रिकमेंडेशन दी, सरकार जो भी योजनाएं वगैरह चलाएगी ना, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चलाएगी, या जो राशन वगैरह देगी, उसमें इतना देगी सरकार खाने को या फिर राशन की फॉर्म में, कि वो 2400 से एटलीस्ट ज़्यादा ही हो, उसके लेवल को कम ना करे वो। ये सरकार ने इससे सपोर्ट लिया है। वरना एक बार बताओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई आया कि यार मैं भूखा हूँ, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तुम उसको एक एप्पल पकड़ा रहे हो कि जाओ ये खा लो पेट भर जाओ, दिया तो अभी तेरे को एप्पल एक मैंने, इससे लेकिन भूख नहीं मिटा रहे हो आप उसकी, ना 2400 कैलोरी जा रही है उसके अंदर। तो सरकार ये सुनिश्चित कर पाती है कि डेली बेसिस पर मतलब इतना मिल जाए, और डेली बेसिस पर कैसे,
रोज़ अब जैसे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उसमें 2 रुपये और 3 रुपये में 20-20 किलो 25-25 किलो अनाज मिल जाता है, जैसे राशन कार्ड वगैरह बनवा कर हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। अब जैसे वो चीज़ मिल गई अगर उन्हें, गरीब जनता को, अब वो चीज़ ये देखा जाता है सरकार कि इतने इनके महीने के लिए सुनिश्चित करने के लिए इतना हो राशन, पर पर्सन हो, पर इंडिविजुअल फैमिली के बेसिस पर हो, कि सब लोग भी खाएं तब भी कम ना पड़े, इतनी कैलोरी तो मिल ही जाए। आप समझ गए शाइनी? हाँ, इसके बेसिस पर ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि पॉवर्टी इतना है कि अगर जो यहाँ पर ये बोला जा रहा है पॉवर्टी इतनी है कि अगर जो 2400 से कम ले रहा है ना कैलोरी, जिसको इतना भी अवेलेबल नहीं है गांव में, और 2100 से जो कम ले रहा है शहरों में, वो गरीबी से जूझ रहा है। वो ये नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे पता लगेगा, जो पर्सन होगा ना, अगर वो इससे कम ले रहा होगा ना, हर एक जगह पर सरकार के पास जो ये डेटा पहुंचा था ना, जो इनका इस कमिटीज़ का, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, तो अब जो पर्सन होता है अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाएगा सिंपली इन स्कीम्स के अंदर, मैं इतना राशन, मैं इतना पैसे नहीं जोड़ पाता हूँ, मुझे इतने इतने रुपए में इतना इतना राशन दो। इंडिविजुअल के लिए ओपन होता है ये चीज़। और ये जो देखा जा रहा है ना, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो कम हुआ इतना, कहेंगे ये 7.9% और 8.7% ये जो कम हुआ इतना, ये ऐसे ही देखा जाता है कि अब कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, और कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उन तक अगर पहुंच पा रहा है। क्योंकि खाना अगर खाओगे तभी तो काम में मन लगेगा, तभी तो रोज़मर्रा की जीवन में जो सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाओगे। तो यानी कि जो आप कह रहे हो ना कि पता कैसे लगेगा, ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है। आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से पकड़ कर थोड़ी ना लेकर गए थे, अनाउंसमेंट हो गई थी कि आधार कार्ड बन रहे हैं, टाइम पर बनवा लो वरना भीड़ भड़का फिर बहुत बढ़ेगा। कोई भी कभी घर आया है कि आपका क्या शाइनी आपको जेल हो जाएगी, चलो आधार कार्ड आपका कैसा नहीं है ना? बल्कि फोटो ऐसी होगी कि कोई देख ले तो अरेंज मैरिज के लिए रिजेक्ट हो जाओ। बताओ, झूठ बोल रहा हूँ तो? है ना? मेरी भी ऐसी है। हाँ, मैं तो लग भी नहीं रहा इस प्लेनेट का। हाँ, फेयर प्राइस शॉप का जो कंसेप्ट है, हाँ बिल्कुल सरकार। हम्म। हाँ, अलग अलग देखो, पता है क्या होता है, ये तो हो गई नेशनल लेवल की, सेंट्रल लेवल की स्कीम हो गई। अब हम ये भूल जाते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टेट में भी तो होती हैं सरकारें, वो भी तो अनाउंस करती है कितनी सारी स्कीम है, और वो भी तो फिर अपनी अपनी कमेटी बिठाती हैं। अब ये इन बुकों में ये वाली बात नहीं लिखी रहती ना इतनी डिटेल में, वरना इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट हो जाए फिर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ना। समझ गए ना? जैसे आपको सुनते होगे कि केरला ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ, बहुत कम टाइम में। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमाल का है वहाँ का, वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे बहुत फोकस करता है केरला, और इवन नॉट केरला, पूरा का पूरा सदर्न इंडिया। खाने वाने की वहाँ ऐसे कोई किल्लत वगैरह वो नहीं है। और करना क्या है, पूरा साउथ इंडिया, इडली सांभर डोसा वड़ा अपना है, एक बैटर बनाया, सबको गोल के सब कुछ दे दिया। हाँ, बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल। उधर की जो जैसे जो मंदिर वगैरह भी जो साउथ इंडिया के जो होते हैं, वो भी ये सर्विस चलाते हैं खाने पीने की बहुत ज़्यादा। और फिर हम ये भी होता है कि जैसे मतलब मान लो किसी एक एरिया का इंस्पेक्शन करना है ना, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करना है, तो ये चीज़ आपकी निगरानी में कल को आएगी शाइनी। एक जब डिस्ट्रिक्ट के जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन रहे हो, डीएम बन रहे हो, तो उस एरिया में ये चीज़ लागू कर सकते हो कि टिफिन सर्विस चलाओ सरकार के पैसों पे। उसको 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 कुछ, हाँ, उसको उसको कुछ नाम दो, और लोगों से बोलो कि यहाँ पर ये कभी बंद नहीं होगा, मैं इसको लॉन्च कर कर गया हूँ, और ये फ्री में आप सबको खाना मिलेगा, आओ दोपहर में लंच करो, ये करो वो करो, और बहुत अच्छा बनाया जाएगा, साफ़ सुथरे हाथों से बनाया जाएगा, क्लीन वाटर डाला जाएगा इसके अंदर खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें बन रही हैं। और बुजुर्गों को प्रोटीन इंश्योर करने के लिए नॉनवेज सप्लाई होगा, उनको अंडे दिए जाएंगे, बच्चों को दूध दिया जाएगा। मिड डे मील स्कीम में जो बच्चों को टेट्रा पैक में जो दूध दिया जाता है, उसको पता है स्पेशल तरीके से उबाला जाता है, शायद नहीं पता है, ताकि ज़्यादा प्रोटीन आ जाए उस दूध में।
बहुत सारी चीज़ों के साथ उबाला जाता है अलग से, उसको उसको बाद पैक करा जाता है टेट्रा पैक में। और और हाँ, मिड डे मील स्कीम के अंदर जो इवन जो ये जो स्कूल वाली जो स्कीम है, मिड डे मील स्कीम वगैरह, इसमें ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी जाते हैं खाने, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचोगे। मतलब ये कोई मस्ट नहीं होता, लेकिन आपको देखने के लिए कि साफ़ सुथरा बन रहा है, स्वच्छ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड दे आर वेरी गुड। इस स्कीम की इतनी पॉपुलैरिटी है कि आज तक इतने बड़े लेवल पे स्कीम ना स्कूल लेवल पर किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री पर नहीं करी गई है। सबसे बड़ी जो ये स्कूल लेवल पे फूड सर्विंग स्कीम है ये पूरे वर्ल्ड की, सबसे बड़ी। मनरेगा भी हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। तो आप सबको ये वाली बात समझ में आई अच्छे से? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।